आदाब, सत श्री अकाल। पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग भारत की राज व्यवस्था को या भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में यानी कि पहली क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान या फिर संविधान की परिभाषा, इसके अलावा संविधान के दो महत्वपूर्ण स्वरूप लिखित व अलिखित संविधान को विस्तृत रूप से देखा था। आज हम लोग भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताओं के साथ देखेंगे। तो वैसे तो हमारे देश के संविधान की जो विशेषता है वो अनगिनत है ना, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा और एक निर्मित संविधान है। इसलिए इसकी जो विशेषता है वो बहुत अधिक है, लेकिन उन अधिक और बड़ी विशेषताओं की संख्या से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को इसमें लाके रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए, सबसे पहला, भारत का संविधान सबसे बृहद है। देखिए, बृहद संविधान, अभी हम सभी देखेंगे, एक एक बिंदु को हम विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। तो भारत का संविधान एक बृहद संविधान है, निर्मित संविधान है और विस्तृत संविधान है ना, और लिखित संविधान है। चार महत्वपूर्ण चीजों को हमने देखा है, तो चारों चीजों को हम बाद में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो भारत का संविधान जो है वो बहुत ही बड़ा और विस्तृत संविधान है। दूसरा है, विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। वैसे तो कोई भी संविधान है कोई ना कोई स्रोत से बना होता है, लेकिन भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बनने में कई महत्वपूर्ण देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद इसको बनाया गया था। तो दूसरा है, संविधान जो विभिन्न स्रोतों से बना हुआ है। तीसरा, कठोर व लचीला है, मतलब भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीले दोनों का एक मिश्रण करके बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था। भारत का जो संविधान वो एकात्मकता की ओर है और संघीय उसके साथ एक मिक्सचर, एक कंबाइन करके बनाया गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार का संसदीय स्वरूप। अभी हम सब पढ़ेंगे संसदीय स्वरूप क्या होता है, संघीय क्या होता है। तो सरकार का क्या है, संसदीय स्वरूप है, ठीक है, जो कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, मतलब दोनों चीजों का मिश्रण करके संविधान को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत के साथ साथ स्वतंत्र है ना। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार, मतलब हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है कि मौलिक अधिकार है। इसके अलावा हमारे ही देश के संविधान में पाए जाते हैं नीति निर्देश तत्व, है ना। तो नीति निर्देश तत्व को भी देखेंगे हम। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए, राष्ट्रीय नीति निर्देश सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट देखिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब हम लोग जो प्रधानमंत्री को चुनने वाले जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं या फिर प्रधान होते हैं, उनको वोट दे, जो लोग वोट देते हैं उसका वयस्क मताधिकार, मतलब कौन कौन व्यक्ति उनको वोट देते हैं उसको देखेंगे हम। एकल नागरिकता के बारे में देखेंगे, है ना, एकल नागरिकता। स्वतंत्र निकाय कौन कौन से होते हैं, कुछ ऐसे निकाय है जो कि पूर्णतः स्वतंत्र है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, वो भी बहुत जरूरी है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की संरचना को कड़ा व मजबूत करने के लिए। हम सभी चीजों को देखेंगे। आपातकालीन प्रावधान, मतलब देश में ऐसी स्थिति आ सकती है कभी कभी कि इमरजेंसी आपातकाल लगना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रावधान है, किस देश से लिए गए हैं ये भी सब देखेंगे। त्रिस्तरीय सरकार, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक त्रिस्तरीय सरकार, है ना। 3 प्रकार की सरकार है, जो केंद्र में होती है, राज्य में होती है और स्थानीय होती है। नेक्स्ट देखेंगे, सहकारी संधियां, ये भी हम सभी विशेषताओं को एक एक लेकर के चलेंगे। साथियों, अभी हम एक एक विशेषताओं को पढ़ेंगे। याद रखना, कोई भी टॉपिक पढ़ें गहराई से पढ़ें, किसी भी चीज को ना छोड़ें। वर्तमान की परिस्थितियां, एग्जाम कोई भी हो, आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट से लेकर कोई भी एग्जाम हो, ये मान लीजिए कि अब आपसे हर एक एग्जामिनर आपसे गहराई से पूछता है ना, कोई भी एग्जाम हो, तो कोशिश करिए कि आप समय भले लगेगा ज्यादा, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, है ना। जितना जरूरी मैथमेटिक्स है, जितना जरूरी आपका हिंदी है, उतने ही जरूरी आपका जीके है। और सभी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स का जो रेशियो होता है वो सबसे कम आपका जीके में आता है।
उसका रीजन ये होता है क्योंकि एक तो जीके का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, महासागर है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होते जाएगा, है ना, उतना ही आपको लगेगा अभी बहुत है, अभी बहुत है। तो जीके को आप इसलिए जोर से पढ़िए क्योंकि आपका जो एग्जाम में जो 2-4 नंबर से छूटता है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसका जो मेन रीजन होगा वो तो होगा आपका जीके, जनरल नॉलेज आपका वीक होगा, तभी आपका सिलेक्शन 1 नंबर से छूटेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली विशेषता लिखित निर्मित विस्तृत संविधान, है ना। एक एक चीज को देखेंगे। देखिए पहले शब्द जो आपने पकड़ा है निर्मित संविधान, ना कि विकसित संविधान। इसी को शब्दों को देखिए, निर्मित संविधान। इसके पहले आपने और भी विशेषता पढ़ी होंगे, लेकिन आपने निर्मित संविधान को नहीं पढ़ा होगा। इसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता रहे हैं। तो देखिए निर्मित संविधान वह संविधान होता है जिस संविधान को बनाने में एक निर्माणित संस्था होती है, एक सभा होती है, एक मंडल होता है। जैसे कि हमारे देश को संविधान को बनाने में एक संविधान सभा थी जिसका काम था संविधान को बनाना। पूरा जो दारोमदार था वो किसके ऊपर था? इस संविधान सभा के ऊपर। कैसा संविधान होगा, कैसा नहीं होगा, ये पूरा जिम्मेदारी किस पर था? इस सभा पर थी। तो ऐसा संविधान, जिस संविधान को बनाने में एक सभा बनी हो, जिस संविधान को बनने में लिखित रूप से हो, है ना, उसको हम कहते हैं निर्मित संविधान, जो कि जिसका निर्माण हुआ है ना। इस निर्मित संविधान की एक विशेषता और है कि यह एक निश्चित समय पीरियड में बनती है ना। यह एक निश्चित तिथि को बनकर के तैयार होने की डेट भी होती है ना। अगर हम कहें कि अमेरिका का संविधान कब बना है तो ठीक है, जान जाएंगे क्योंकि वो भी एक लिखित व निर्मित संविधान है। अगर हम कहें ब्रिटेन का संविधान कब बना तो भाई वो ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, वो विकसित हुआ है। समय के साथ जो आवश्यकता पड़ी है उसको लेकर के संविधान का विकास हुआ है, उसको कहते हैं विकसित संविधान। और लिखित संविधान क्या है? भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है कि निर्मित संविधान है, और ब्रिटेन का कैसा है? विकसित संविधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान है। अगर हम कहें भारत का संविधान विस्तृत संविधान है, दूसरा देश खड़ा होकर कहते हमारा भी संविधान विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो क्यों है ये बड़ा? मतलब किस हैसियत से हम लोग कहेंगे कि भारत का संविधान बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही बड़ा संविधान है? तो हम लोग कंपेयर क्या करेंगे दूसरे से। जैसे मान लो मैं अगर कहीं खड़ा हूं और मेरी हाइट मान लीजिए 6 फुट है, और आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं सभी की हाइट 6 फुट से कम है, तो मैं कह दूंगा कि मैं सबसे लंबा हूं। क्यों? क्योंकि सभी की जो हाइट है बहुत कम है। लेकिन अगर मैं कहीं खड़ा हूं और मेरे बगल में 5-6 लोग 6 फुट से अधिक वाले हैं, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं बहुत ही लंबा हूं। क्यों? क्योंकि फिर दूसरे व्यक्ति कहने लगेंगे मैं सबसे लंबा हूं। मतलब कि जब कोई 2 या 2 से अधिक चीजें होती है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो भारत के संविधान की कंपेयर जब हम दूसरे देशों के संविधान से करेंगे तभी हम बोल पाएंगे ना कि हमारा देश का संविधान बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा संविधान है ना। तो दूसरे देश से कंपेयर कैसे की है? तो भारत का संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत के संविधान जब मूल संविधान, जब संविधान बना था तो उस समय पेजों की संख्या या फिर शब्दों की संख्या या फिर अनुच्छेद भाग या फिर जितनी भी जो चीजें उनको देखेंगे हम, तो भारत का जब संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स, है ना, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये उस समय थे जब संविधान बना था। लेकिन आज कितनी है? वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, और आपके 22 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 25 आपके भाग हो गए हैं, और 8 से बढ़कर के 12 हो गई हैं अनुसूचियां। ये वर्तमान की स्थिति है। 470 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियां, ये वर्तमान में आपकी स्थिति है। ये बहुत ही बड़ा संविधान है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के संविधान में 7-8 अनुच्छेद हैं पूरे संविधान में, है ना। अब हम देखें बड़ा कैसे है, तो देखिए विश्व का सबसे छोटा संविधान लिखित संविधान है मोनाको का। कई जगह आपको अमेरिका के संविधान को पढ़ा दिया गया है कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, वो साफ साफ गलत है। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान वो है किसका? मोनाको का। 3814 वर्ष के साथ विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान है 4543 वर्ष का, और अगर हम भारत की ओर चले गए तो 1,46,385 वर्ष के साथ विश्व का सबसे विस्तृत बड़ा संविधान है भारत का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वकीलों का स्वर्ग। भारत के संविधान को कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो है
वह वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। इसको अभी हम आगे देखेंगे क्यों कहा गया है। तो इसको इतना याद रखिए, वकीलों का संविधान या वकीलों का स्वर्ग किस संविधान को है? भारत को कहा गया है। यह बहुत ही बड़ा है ना। बड़ा क्यों है अभी हम देखेंगे, वकीलों के संविधान को बड़ा क्यों कहा गया है। देखिए यह संविधान जो बना है इतना बड़ा, इसके भी कोई कारण है, कुछ कारण है जिसकी वजह से यह भारत का संविधान इतना बड़ा और इतना विस्तृत संविधान है। उसके भी कुछ रीजन है, कारण है, उसको हम देखेंगे। देखिए पहला है, भारत का संविधान सिर्फ संघ के संबंधित प्रावधान नहीं करता है, बल्कि प्रांतों से जुड़े प्रावधान भी इसमें शामिल है। जैसे अमेरिका अगर आप जाएंगे तो अमेरिका के संविधान में आप देखेंगे कि अमेरिका का संविधान अपना तो है ही, इसके अलावा सभी प्रांतों का, जैसे कैलिफोर्निया एक प्रांत है तो कैलिफोर्निया का भी संविधान अपना है। वहां के नागरिकों को भी जो अधिकार दिए हैं, जो भी चीजें हैं, वो कैलिफोर्निया में भी है, अमेरिका में अलग है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, असम, जितने भी राज्य हैं, सबके अपने अपने संविधान नहीं है। केवल भारत का ही एकमात्र संविधान है, वही पूरे भारत में चलता है ना। तो भारत का जो संविधान है वह संघ भर को ना लेकर के राज्यों को भी लेकर के चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भौगोलिक विविधता, मतलब भारत की भौगोलिक विविधता और विस्तार। भारत की भौगोलिक विविधता क्या है? बहुत ही अलग है। विश्व की जनसंख्या वाला जो देश है सबसे छोटा वो है आपका वेटिकन सिटी, उसकी जनसंख्या है 900 से 1000 मानी जाती है। लेकिन हमारे देश में जातियों की संख्या 6500-6700 से अधिक है। मतलब हमारे देश में 7000 जनसंख्या तो केवल जातियों की है। कहते हैं ना जाति, केवल 7000। मतलब एक एक जाति का व्यक्ति भी अगर खड़ा हो जाए तो एक देश से ज्यादा जनसंख्या है। इसके अलावा विश्व का कोई भी धर्म नहीं होगा जो हमारे देश में ना होगा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, जैन हो चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म नहीं है जो हमारे देश से अछूता हो। हर एक धर्म हमारे देश में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश की विविधता अगर देखें तो आदिवासी, हर प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे। आज भी अगर आप ऐसे जंगलों में चले जाए जो कि हमारे लोकतांत्रिक संरचनाओं से अलग है, तो उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा देश आजाद हो चुका है। मतलब आज भी आदिवासी एरियो में, क्षेत्रों में आप जाएंगे तो उन लोगों को यह भी पता नहीं है कि हमारा देश आजाद है, हम समानता, स्वतंत्रता, सभी प्रकार के अधिकार हमें मिलेंगे। ऐसी भी स्थिति है देशों में। तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी सभी लोगों को एक ही माले में पिरोना है, उसके लिए जरूरी है इस प्रकार का संविधान। तो यह इतना बड़ा संविधान होने का कारण यह है कि सभी प्रकार की जाति के, सभी धर्म, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान, हर एक प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जोड़ने के लिए इस संविधान को काफी बड़ा कर दिया गया है। तो भारत के संविधान की प्रमुख बड़े होने के कारण जो है वो क्या है? भारत की भौगोलिक विविधता और विस्तार। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मतलब भारत का संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 व अन्य देशों से के स्रोतों से बना हुआ है, इसलिए काफी बड़ा है। हमारे देश के 395 अनुच्छेदों में लगभग 200 से 250 अनुच्छेद तो केवल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, इसलिए काफी बड़ा है। देखते हैं कश्मीर के लिए अलग प्रावधान। जब भारत देश का संविधान बन रहा था उस समय जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अंग बन चुका था, लेकिन अंग के साथ साथ बनने के अलावा कुछ ऐसी चीजें थी कि वो उसके लिए एक अलग सा क्या था? संविधान था, अलग झंडा है, हर चीज अलग थी जम्मू कश्मीर के लिए। इस वजह से इसके अलग प्रावधानों को जोड़ने के लिए संविधान को काफी बड़ा कर दिया गया। तो अगला रीजन क्या है? कश्मीर के लिए अलग प्रावधान। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान को कानूनी विशेषज्ञ जो वकीलों को स्वर्ग कहा गया है उसका यहां रीजन मिलेगा। देखिए इसको जोड़िए, आप इस कनेक्शन को आप जोड़िए यहां से। अगर आप बीए किए हैं, है ना, बीएससी किए हैं या फिर बीकॉम किए हैं, तो अगर आपसे कोई जानकारी पूछे, कोई भी चीज पूछे तो आप आसानी से बता देंगे ऐसा ऐसा है, 1 या 2 लाइनों में खत्म कर देंगे, है ना। लेकिन अगर आप कहीं धोखे से वकील जो एलएलबी किए हैं या फिर वकील हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो विश्वास मानिए वो आपको 1-2 लाइन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा पैराग्राफ में बताएंगे। इसलिए क्योंकि वकील जो होते हैं, जो एलएलबी किए होते हैं, वह सभी चीजों को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित रूप से रखते हैं सामने। इस वजह से हमारे देश का संविधान जो है वो काफी बड़ा हो गया है।
तो हमारे देश का संविधान के बड़े होने का प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे संविधान सभा में 90% लोग वकील थे, LLB थे, इसलिए इस संविधान को बनाने में उनकी प्रमुखता रही है। इस वजह से हमारे देश के संविधान में कोई भी चीज को छोड़ा नहीं गया है और हमारे देश का संविधान काफी लंबा और काफी विस्तृत बड़ा हो गया है। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिससे हमारे देश का संविधान विस्तृत हो गया है ना। निर्मित कैसे है वो भी बता दिया हमने, है ना। तो ये पहली विशेषता को हमने अभी देखा है। तो चलिए दूसरी विशेषता को देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। कोई भी संविधान हो उसके कोई ना कोई स्रोत होते हैं। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश के संविधान को जब भी ये बात आती है कि हमारे देश का संविधान कई महत्वपूर्ण स्रोतों से बना है, तो लोग जो संविधान के विरोध में बातें बोलते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वह उधार का संविधान है, अपने देश ने कुछ बनाया ही नहीं है ना, या फिर दूसरे देशों से लिया गया है, दूसरे देश का कॉपी किया गया है ना, या फिर कई चीजों का कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल इन चीजों से आप दूर रहिए। एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, इसी उदाहरण से अगर आप समझ पाएंगे तो बेहतर होगा। मान लीजिए ये आपका एक मोहल्ला या मोहल्ला है ना, यहाँ आपका घर है, ठीक है। कोई भी मोहल्ले में या फिर घर में जो पास पड़ोस के व्यक्ति होते हैं तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं ना। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ 4-5 लोग का घर है जहाँ पर आपके जॉब वाले हैं, है ना, सामाजिक व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से अच्छे व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं और व्यवहारिक व्यक्ति हैं, सभी से अच्छी तरह से बोलते हैं, जो भी काम होता है काम करते हैं। यानी कि सीधी बात है कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, सभी से अच्छे से बोलते हैं, है ना, सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन एक बगल में ही 7-8 मकान ऐसे हैं जो कि अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जहां जिनका रिश्ता दारू से या फिर जुआ से, ठेका से, है ना, सिगरेट से, चरस से, गांजा से या फिर दंगों से, गुंडों से, है ना, लड़ाइयों चीजों से इनका संबंध अच्छा है ना, इनका संबंध इन चीजों से नहीं है। तो आपका घर यहाँ बना है, तो मेरा मानना है अगर आप एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपका जो सोच होगी वो इस तरफ ज्यादा होगी, इस तरफ नहीं होगी, है ना। आपका अगर कोई कम पड़ेगा तो आप यहाँ जाएंगे, आप अपने बच्चों को अगर उदाहरण देना चाहेंगे कैसे बनना है तो आप यहाँ का उदाहरण देंगे, यहाँ का उदाहरण नहीं देंगे। आप आशा करेंगे कि इस तरफ आपके बच्चे या फिर आपका जो अगली पीढ़ी है वो इस ओर ना जाए, इस ओर जाए। रीजन क्या है कि आप हमेशा अच्छी की ओर जाना चाहेंगे, है ना। इसी प्रकार भारत का संविधान है कि भारत के संविधान निर्माताओं, भारतीय संविधान सभा में जितने भी लोग थे उनके पास भी ऑप्शन थे कि विश्व के कई महत्वपूर्ण संविधान थे और कई महत्वपूर्ण संविधानों में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि संविधान के लिए नेगेटिव हो सकती थी और पॉजिटिव हो सकती थी। तो भारतीय संविधान में बैठने वाले सभी व्यक्तियों के पास एक अच्छा और ये कहते हैं ना कि ऐसी चीज आ गई थी कि किस चीज को लें, किस चीज को ना लें। और अगर आपके पास कोई 2 या 3 चीज ऑप्शन मिलते हैं तो आपको उन तीनों चीजों को ऑप्शन में चुनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये कहिए कि भारतीय संविधान में बैठी जो सभा थी उनको चुनने में भी एक बहुत बड़ा कठिन काम था। किस देश की कौन सी चीज चुने? क्या हमारे देश जैसी और देशों में व्यवस्था है इतनी जाति इतनी धर्म के व्यक्ति जो हों? नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे संविधान सभा में बैठे हुए व्यक्तियों ने किस प्रकार से स्रोतों से लिया और हमारे संविधान में पेस्ट किया या फिर डाला और भी ऐसी चीजों को हटाया और ऐसी नई चीजों को जोड़ा जो किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो यह एक छोटा काम नहीं है। संविधान सभा में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति थे उनका जिंदगी भर आप एहसान मानिए कि इस प्रकार का संविधान को बनाया है और इस प्रकार के संविधान को बनने के बाद हम लोग इतने अच्छी तरह से इतने सालों से रह रहे हैं और जी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के प्रमुख स्रोत है। देखिए संविधान सभा के प्रमुख स्रोत तो बहुत हैं। उन स्रोतों में सबसे पहले हम जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वो है लॉ था हमारे देश में, उसी के आधार पर हमारा देश चलता था, है ना। उसके पहले भी 1773 से आना शुरू हो गए थे रेगुलेटरी एक्ट करके, है ना। इसी प्रकार से धीमे धीमे हम चलेंगे, बाद में देखेंगे इन सब चीजों को, लेकिन अभी हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में क्या लिया है वो देखिए। अंग्रेजों के जाने के बाद इससे लगभग 250 अनुच्छेदों को जो मतलब भारत में संविधान में 395 अनुच्छेदों में से 200 से 250 अनुच्छेद केवल भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सीधा समझिए कि इतने अनुच्छेदों में आधे अनुच्छेद तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, उनमें भी कुछ संशोधन करके हमने इसमें लगाया, इसमें पेस्ट किया है। क्लियर। इसके अलावा न्यायपालिका का ढांचा, न्यायपालिका का मतलब भारत की प्रमुख विशेषता है कि इसमें न्यायालय बहुत ही स्वतंत्र और बहुत ही मजबूत है। होने का प्रमुख कारण यह भी है कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेज लोग लाए थे उसी शासन व्यवस्था को हमने रखा है, क्योंकि वो लोग भी बहुत मजबूत थे। स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसको वो प्राथमिकता रखते थे, तो उसी आधार पर हमने और मजबूत करके भारत शासन अधिनियम से लेकर के भारतीय संविधान में डाल दिया है। ठीक है, तो तीनों न्यायालय आते हैं, जो सर्वोच्च एससी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जिला जो अधीनस्थ होते हैं जनपदों में, उनको जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से आता है संघीय व्यवस्था। ये एक पूरा टॉपिक भी है, लेकिन हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और संघीय व्यवस्था भारत में किस देश की ली गई है ये भी हम आगे देखेंगे। तो भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा, मतलब कनाडा देश से ही संघीय व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसको भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कब से कब तक ऐसा कार्यकाल रहेगा, ये चीजों को हमने डिस्क्राइब किया है। भारत लिया किसने है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंधों को भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, यानी कि अखिल भारतीय जो परीक्षा होती है, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, उसको भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को देखते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत ही बड़ा स्रोत है हमारे संविधान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी हमारे स्रोत हैं उनको देखेंगे। ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखित हुई हैं और हमने पाई है जो कि हमें अपने संविधान में जोड़ना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, हमारे देश पर 250 से 300 वर्ष तक लगातार अच्छी तरह से शासन करने वाला ब्रिटेन देश है, फिर भी हमने उस देश की सभी चीजों को नहीं लिया है, अधिक से अधिक चीजों को त्याग दिया है। लेकिन हमने इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से कुछ ऐसी चीजें ली हैं जो कि हमारे देश को एक अच्छा बनाए, हमारे देश के संविधान को एक अच्छा बनाए। तो ब्रिटिश संविधान से सबसे पहली विशेषता ली है वो है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या होती है आगे हम इसको पूरे टॉपिक है उसको बढ़िया तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो वहां देखिए, वैसे इतना जान लीजिए कि संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें हम सरकार का जो मुखिया होता है उसको हम डायरेक्ट ना चुन करके हम लोग पहले अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति को चुनते हैं और वह व्यक्ति हमारे राज्य के मुखिया को या देश के मुखिया को चुनता है, उसको कहते हैं संसदीय व्यवस्था। इसमें मंत्रिमंडल होती है ना। तो अगला ब्रिटिश संविधान से क्या लिया हमने? मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब ऐसी प्रणाली जो कि पीएम हो और उसके साथ कुछ सहयोगी हो, मंत्रिमंडल हो, है ना। तो मंत्रिमंडल प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट देखिए, एकल नागरिकता। देखिए अमेरिका में अगर आप जाएंगे, अमेरिका में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि अमेरिका के नागरिक की तो अपनी नागरिकता होती है कि मैं अमेरिका का नागरिक हूं, वो तो रहेगी। इसके अलावा आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं, उसकी भी आपकी नागरिकता रहेगी। जैसे कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की अपनी नागरिकता है और अमेरिका की अपनी है, तो दो नागरिकताओं वाला देश है अमेरिका। लेकिन भारत ने केवल किसको अपनाया है? ब्रिटेन को। इसमें नागरिकता के माध्यम जो मापक है वो अपन ने कहां से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। तो एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे कि एकल नागरिकता किस देश से ली गई है ना। संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये चीजें आती हैं। आगे देखिए, द्विसदनवाद। मतलब द्विसदनवाद मतलब लोकसभा राज्यसभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा हो या द्विसदनवाद है, कहां से लिया गया है? आपने ब्रिटिश संविधान से। इसके अलावा राज्य का अध्यक्ष, मतलब राज्य देश का या राष्ट्र का मुखिया और आपकी सरकार वास्तविक का मुखिया को भी हमने कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह केवल नाम मात्र का मालिक है, नाम मात्र का मुखिया है। वो कहां से लिया हमने? ब्रिटेन की रानी से। लेकिन ब्रिटेन की रानी और भारत के राष्ट्रपति में थोड़ा सा अंतर है कि ब्रिटेन की रानी क्या होती है? ब्रिटेन की रानी और अभी राजा है। तो ब्रिटेन की रानी जो राजा होते हैं वह एक राजवंश है, मतलब राजवंश के मतलब है जिसका जो माता थी उसका लड़का बना है, उसका लड़का बना है, उसकी लड़की बनी, मतलब एक ही वंश में चलेगा। लेकिन ब्रिटेन से भारत में आकर क्या होता है? यहां पर चुनाव होते हैं, मतलब देश का मुखिया का भी चुनाव होगा। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति बन सकता है। यह भारत की एक अच्छी विशेषता है।
लेकिन वास्तविक शक्तियों का मंत्री परिषद में, मतलब देश की सरकार की जो वास्तविक शक्ति होगी वो मंत्री परिषद में होगी। मंत्री परिषद का मतलब है पीएम होंगे इसमें और मंत्री मंडल होगा, मतलब पीएम एंड कंपनी पूरी होगी इसमें वास्तविक शक्तियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेषाधिकार रिट। हम जो रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, यह कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। ये चीजें आपको बहुत कम मिलेगी, इसको हमने अलग से जोड़ा है कि विशेषाधिकार जो रिटें होती है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट देखिए विधि का शासन, कानून का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन। चलिए अब हम देखते हैं हमारा देश का संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित या सबसे ज्यादा जो लिया गया वो है अमेरिका के संविधान से। काफी हद तक चीजें ली गई हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है मूल अधिकार। हमारे देश के संविधान में एक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समानता का जो अधिकार है ना, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, शोषण विरुद्ध के जो अधिकार है ना, सभी प्रकार के जो अधिकार हैं वो है अमेरिका से लिए गए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए है ना। अभी हम मूल अधिकार को भी विस्तृत पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। अभी इसके बाद मूल अधिकार भी एक अलग विशेषता है। इसके अलावा मूल अधिकारों को अलग विशेषता के अलावा इसके अंदर भी 4-4, 5-5 जो आते हैं उसको भी हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे है ना। नेक्स्ट देखिए प्रस्तावना का स्वरूप। देखिए हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख स्रोतों में संविधान प्रस्तावना का प्रारूप अलग है, प्रस्तावना की भाषा अलग है, प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है वो अलग है। जैसे प्रस्तावना का स्वरूप कैसा हो, स्वरूप कैसा हो, रूप कैसा हो, वो किससे लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन अगर हम कहें प्रस्तावना की भाषा कैसी है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। अगर हम कहें प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है बंधुत्ता, वो कहां से लिया गया है? तो वो अलग देश से लिया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी है ना। तो सभी शब्दों को अलग अलग करके हम एक एक चीज को आगे धीमे धीमे करके पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना का स्वरूप प्रारूप कहां से है? अमेरिका संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था। हमारे देश में पूर्णतः स्वतंत्र है न्यायपालिका व्यवस्था। वो कहां से ली गई? मतलब न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब मतलब अमेरिका का संविधान क्या है? बहुत ही मजबूत है न्यायपालिका के माध्यम से है ना। तो हमारे देश में भी स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। इसके अलावा अगर न्यायपालिका कभी कोई गलत डिसीजन ले दे और गलत डिसीजन लेने के बाद अगर उसमें कोई विचार करना चाहे तो उसका सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया है। उसको कहते हैं न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए अगर हमारे देश के राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम किया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान उसके विरोध करता है या फिर सरकार के विरोध करता है, तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है ना, उसको भगा दिया जाता है। चलिए निकलिए यहाँ से, आपके द्वारा जो काम कर रहे हैं वो संविधान के विरोध में है ना। तो राष्ट्रपति या फिर न्यायाधीशों, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग या भगाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका से ली गई है। क्योंकि अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति को हटाना बहुत कठिन है, तो उससे थोड़ा सा सिंपल करके भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति का। भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका से लिया गया है ना। कई देशों में तो राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं है ना, लेकिन कई देशों में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो वह पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अगले ये देखते हैं जो कि बहुत कम जगह आपको मिलेगा, लोक जनहित याचिकाएं। तो लोक जनहित याचिकाएं जो है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका से। लोक जनहित याचिकाएं अभी पढ़ेंगे धीमे करके आगे क्या होती है ना। वित्तीय आपातकाल, अभी आपने पढ़ा था आपातकाल, पढ़ेंगे आप। इसके अलावा एक होता है वित्त से संबंधित ऐसी स्थिति जब देश में रुपए पर वित्त से संबंधित समस्याएं आ जाए, संकट आ जाए, तो उस समय वित्तीय आपातकाल भी लग जाता है। तो वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? अमेरिका से। आज तक भारत के इतिहास में, आज तक जब से देश आजाद हुआ तब से वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन। जैसे कभी कभी हम संविधान में संशोधन करते हैं, पहला संविधान संशोधन होता है साधारण संविधान संशोधन, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन, दूसरा क्या है? विशेष संविधान संशोधन, है ना। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि विशेष के साथ साथ राज्यों की अनुमति मांगते हैं, है ना। तो यह संविधान संशोधन में राज्यों के अनुमोदन, कभी कभी कोई ऐसा संविधान संशोधन होता है जिसमें पूरा देश, पूरे राज्य प्रभावित होते हैं
उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने के लिए राज्यों की अनुमति मांगनी होती है। इसके लिए जैसे कि बहुत बड़ा एक डिसीजन था जीएसटी, तो जीएसटी पूरे देश में एक संशोधन कर दिया, मतलब पूरे राज्यों की अनुमति मांगी जीएसटी को लागू करने में। तो जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए या फिर ये अनुच्छेद को जोड़ने के लिए, लागू करने के लिए हमने सभी राज्यों का अनुमोदन मांगा था। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखती है कनाडा का संविधान, मतलब कनाडा का संविधान। देखिए अभी हमने बताया संघीय शासन प्रणाली है ना, तो संघीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। संघीय शासन प्रणाली को छोटा सा रूप से समझ लीजिए, आपकी जो शक्तियां होती हैं उनका केंद्रीकरण ना हो, मतलब कि देश में एक से अधिक सरकारों का होना होता है संघीय शासन प्रणाली। देश में मोदी जी हैं, केंद्र में, राज्य में जैसे यूपी की बात करें तो योगी जी हैं, है ना, सभी राज्यों में अपने अपने, तो इसको कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र ही राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। राज्यपालों का कार्यकाल तो लिया गया है 1935 से, लेकिन इन राज्यपालों की नियुक्ति, है ना, इन राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में किसमें बताया गया है? कनाडा के संविधान में। नेक्स्ट देखिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र देना, मतलब अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि 3 प्रकार की शक्तियां होती, 3 प्रकार के काम होते हैं। उन कामों जैसे केंद्र, राज्य और संमति, मतलब कुछ ऐसी शक्तियां जो केंद्र अपने पास रखता है, कुछ ऐसी शक्तियां जो राज्य रखता है, कुछ ऐसी शक्तियां जो किसी के पास ना हो, तो उनको देना चाहिए किसको? केंद्र को। तो यह किस संविधान में बोला गया, किस संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए ध्यान से, यहां पर बार बार ये बोल रहे हैं कि संघीय व्यवस्था का मतलब है 2 सरकारें लेकिन केंद्र सशक्त हो, मतलब कि मोदी जी या फिर केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति पूरे देश पर शासन करने की स्थिति में हो। जैसे कि अगर कभी ऐसा हो गया सभी राज्यों के व्यक्ति मिलकर के मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए, तो उसके लिए मोदी जी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जो कि सभी राज्यों पर शासन कर सके। जैसे आपातकाल लगा दीजिए आप, सभी राज्य शांत हो जाएंगे, मोदी जी पूरे राज्यों के मुखिया हो जाएंगे। तो यह आपातकाल की स्थिति को देने के लिए उन्होंने कहा है कि केंद्र सशक्त हो, मतलब सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो, मतलब हर राज्य तो अपना करेगी लेकिन केंद्र बहुत मजबूत होना चाहिए। ये कहां से दिया है? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखिए उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या हो? सभी को परामर्श करे। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श मांगने की भी एक कला हो। कहां इनसे लेनी है? वो किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। तो कनाडा का संविधान भी हमारे देश में एक संघीय न्यायपालिका से संबंधित चीजों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। अब देखिए आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान जब भी हम पढ़ेंगे तो आप इतना याद रखिए कि आयरलैंड की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आयरलैंड के इंग्लैंड से ही लगा हुआ देश है, बल्कि उसी का एक भाग है। और यहाँ की महत्वपूर्ण जो लेडी थी वो थी एनी बेसेंट, यही की थी। तो समझिए इस चीज को। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राज्यसभा क्या है क्या नहीं है। तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, अपर सदन है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद चुनते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। तो यह कहां से लिया गया है? आपके आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जीपीएसपी बोलते हैं, वो कहां से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली व पद्धति, राष्ट्रपति का कैसा निर्वाचन होगा, क्या पद्धति है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्रोत पे चलते हैं अपन लोग। ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया भारत की तरह ही देश था जहां पर ब्रिटेन, इंग्लैंड शासन करता था, है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश पर अब ब्रिटेन का कोई शासन नहीं है, किसी भी प्रकार का हम लोग ब्रिटेन को नहीं मानते हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया की यह स्थिति है कि ऑस्ट्रेलिया आज भी, पूरा ऑस्ट्रेलिया आज भी ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी मानता था, अब तो रानी नहीं है। तो ये स्थिति है आज भी, मतलब जब तक रानी थी तब तक वो ऑस्ट्रेलिया की जो रानी मुखिया थी वो कौन थी? ब्रिटेन की रानी थी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं
समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विशेषता मतलब कौन सी है? समवर्ती सूची। देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, 3 प्रकार की विषय होती है। पहली है आपकी केंद्र की सूची, दूसरी है राज्य की सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य अपने अपने, देखो केंद्र सूची वह सूची होती ऐसे विषय, जैसे रक्षा विभाग है तो रक्षा विभाग पर केंद्र का पूरा दारोमदार है कि केंद्र देखेगा कैसे हमारे देश की रक्षा होगी, कैसे हमारे देश की सुरक्षा होगी। राज्य की अपनी अपनी कृषि संबंधित है ना, तो यह राज्य की है। लेकिन कुछ ऐसी विषय, कुछ ऐसी सूची जो कि दोनों को मिलकर के बना, तो वो क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सदन के दोनों सदनों को एक साथ बैठ करके डिसीजन लेना पड़ता है, ये कभी कभी स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मतलब सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना की भाषा। देखिए हमने बोला था प्रस्तावना का प्रारूप अलग है, प्रस्तावना का स्वरूप अलग है और प्रस्तावना की भाषा अलग है। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य का संबंध कैसा हो। केंद्र और राज्य का संबंध कितना जरूरी है होना, वह बहुत जरूरी है। वो किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक महत्वपूर्ण विशेषता ली गई है, केंद्र और राज्यों के आपस में कैसा उनमें तालमेल है, कैसा उनका संबंध होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले देश को देखते हैं, जापान। देखो जापान बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। जापान उस समय का बहुत ही ताकतवर देश है, टेक्निक देश है। जैसे आज का वर्तमान में इजराइल जो देश है, उस समय का जापान एक देश था। आज भी है जापान मजबूत, लेकिन आज का जो इजराइल है वो पहले का जापान था, है ना। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रिया जो कि कानून द्वारा पहले से स्थापित कर रखी है, उसको लिया गया है हमने अपने संविधान में। कहां से? जापान के संविधान में। हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, उस 21 के अनुच्छेद में पाएंगे कि हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में है। तो यह हमने जापान के संविधान से कॉपी किया है, या फिर जापान के संविधान को स्रोत बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है और दक्षिण अफ्रीका से जो हमारा लगाव है वो बहुत ही पुराना है। इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ही हमारे देश के सबसे जो मूवमेंट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गांधी जी, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर यहीं से शुरुआत किया था, दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य हर दूसरे साल 1/3 चले जाएं, इन सभी चीजों का कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हर साल 1/3 सदस्य हमारे राज्यसभा से चले जाते हैं, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में कैसे संशोधन हो, किस प्रकार से बहुमत, किस प्रकार से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राज्यों की सहमति, ये सभी चीजों को जो लिया है संविधान में संशोधन हो, वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। हमारे देश के संविधान में संशोधन करने के लिए 368 अनुच्छेद 368 पर हम जाते हैं, तब हम अपने देश के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया वो कहां से दी गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी का बीमर संविधान 1933। देखिए जर्मनी के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो लिया गई है आपातकाल, इमरजेंसी। तो आपातकाल, इसके बाद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मतलब कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं जो आपातकाल के द्वारा हट जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं जो बचते हैं मौलिक अधिकार के, है ना। तो 20, 21 के अलावा सभी क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, निलंबन हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे भी, एक एक चीज को। आपातकाल बहुत बड़ा एक चैप्टर है ना। अभी हम केवल इसकी विशेषताओं को देख रहे हैं। रूस, हमारा भारत का सबसे पुराना जो संबंध है, दोस्ती वाला संबंध, वो रूस से है ना। तो रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब हम देश से क्या क्या ले रहे हैं, है ना। हम देश को क्या, हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए, है ना। लेकिन हम भी तो कुछ देश को दें, यह चीज ली है हमने रूस से। तो मौलिक कर्तव्य, हमारे भी कुछ देश के प्रति मौलिक कर्तव्य होते हैं, हम भी देश के प्रति कुछ करें। जैसे जितने भी प्रतीक है ना, आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है ना, आपके जो जितने भी
राष्ट्रीय चीजें हैं, उन सभी चीजों का हमको क्या करना है, उसके वैल्यूएशन मतलब वैल्यू देना, उसको उनका महत्व बढ़ाना है। इसके अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण से संबंधित या फिर आपका शिक्षा वाला भी जुड़ गया है, तो इसको हम मौलिक कर्तव्यों को आगे अभी एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। इसके अलावा देखिए प्रस्तावना, देखिए फिर से आ गया प्रस्तावना। तो रूस के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार। देखिए प्रस्तावना का स्वरूप अलग है, प्रस्तावना की भाषा अलग है, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार कहां से लाया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है, तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का विचार कहां से लिया गया है, रूस से। चलिए देखिए फ्रांस, फ्रांस भी बहुत ही पुराना, बहुत ही फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, 1789। तो देखिए उसमें प्रस्तावना में, देखिए फिर प्रस्तावना आ गया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता का जो आदर्श है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता का जो आपका एक शब्द जोड़ा गया है, आदर्श है, वो कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। इसके अलावा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्र हो, यह कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। तो भारत के संविधान में भी फ्रांस का काफी अधिक महत्व है, क्योंकि बंधुत्व शब्द को हमने अलग से जोड़ा था संविधान में। तो अभी हमने भारत के संविधान की जो महत्वपूर्ण स्रोत है, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन स्रोतों को देखा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। देखिए कई देश के संविधान बहुत ही कठोर हैं और कई देश के संविधान बहुत ही लचीले हैं। लचीलेपन का मतलब है बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना, और कई देश के संविधान कठोर है, रिजिड है। ठीक है, अब देखिए हमारे देश का संविधान जो है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण करके बना हुआ है ना। अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर संविधान माना जाता है कि अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर संविधान है। उसी प्रकार दूसरी तरफ जाएं तो लचीलेपन, इंग्लैंड का संविधान बहुत ही लचीला संविधान माना जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल संविधान माना जाता है। माना यह जाता है कि अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, उसमें कोई चीज परिवर्तित करना है तो बहुत ही मुश्किल से होती है। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के संविधान में जाए तो इंग्लैंड के संविधान में यह माना जाता है कि इंग्लैंड का संविधान बहुत ही लचीला है, जब चाहे जो भी चीज चाहे हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए भारत का संविधान है क्या था, भारत का संविधान एक कैलेंडर है, उसमें हमने क्या किया, जो मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन, एक हमने डाला है कठोर और एक डाला है हमने लचीलापन, दोनों से मिक्स कर करके हमने बना दिया किसको, एक मिक्सचर को। तो भारत का संविधान क्या है, दोनों संविधानों से मिलकर के बना हुआ एक मिश्रण है। तो चलिए कैसे है वो मिश्रण, उसको हम देखेंगे। देखिए पहला है देखिए कठोर संविधान होता कैसा है ये भी समझ लीजिए। ऐसा संविधान, देखिए कठोर संविधान ऐसा संविधान जिसे संशोधन करने के लिए, किसी संविधान को संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत या विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान। सीधे सीधे एक लाइन में आप समझ लीजिए, ऐसा संविधान जिस संविधान को संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत या विशेष प्रक्रिया के द्वारा गुजरना पड़ता है, उसको कहते हैं हम बहुत ही कठोर संविधान। वो कैसा है, अमेरिका का संविधान है। दूसरी ओर जाएंगे, लचीला, ऐसा संविधान जिसे संशोधन करने के लिए, जिसमें बदलाव या बदलने के लिए साधारण प्रक्रिया से ही गुजरना पड़ता, मतलब साधारण प्रक्रिया द्वारा से गुजरना पड़ता हो, उसको कहते हैं हम इंग्लैंड का संविधान या फिर बहुत ही लचीला संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है, कठोर प्लस लचीला। तो कठोर भी है और लचीला भी। जहां भारत के संविधान को कठोर होने की जरूरत है वहां कठोर है, और जहां लचीलेपन की जरूरत है वहां पर लचीला है। तो मतलब भारत का संविधान मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान जिसे कुछ संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, जैसे कि अगर हमें किसी राज्य में की सीमा परिवर्तन करनी है तो हमें साधारण बहुमत की जरूरत है, राज्य की सीमा तो परिवर्तन करनी है, राज्य का नाम बदलना है ना, किसी राज्य में विधान परिषद आनी है, तो ये छोटे छोटे काम हैं, यह बिल्कुल छोटे छोटे काम हैं। इन कामों में को करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, साधारण सिंपल से। दूसरी ओर अगर हम देखें कुछ ऐसे काम है जैसे कि राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है ना। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको हटाना है तो उसमें भी विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई डिसीजन जो कि संपूर्ण भारत में प्रभावित करता हो, जैसे कि आया था, हमने बताया था
जीएसटी पूरे राज्यों से भी पूछना पड़ता है। तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी मांगनी पड़ती है या सहमति मांगते हैं। यह बहुत जरूरी है। मतलब भारत में कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो आसानी से हो जाते हैं, जैसे राज्यों का नाम परिवर्तन करना, सीमा परिवर्तन करना। कुछ ऐसे भी हैं जो काफी कठिन होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, मतलब आधे राज्यों को आपको मनाना है। मान लीजिए वर्तमान में आपके राज्यों की संख्या 28, आपको 15 राज्य चाहिए जो कि हामी भरे। पता चले बीजेपी सरकार आज 13 राज्यों में है या फिर 14 राज्यों में है और 15 राज्यों की सहमति चाहिए, तो 15 राज्यों में सहमति नहीं मिलेगी तब तक वो संशोधन नहीं कर सकते हैं। यह होता है भारत के संविधान में संशोधन का कठोरता और सरलता। क्या है? राज्यों का नाम परिवर्तन करना है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है बहुत ही कठोर है और लचीला है। अगर आपका एग्जाम्पल कोई पूछे कैसे कह सकते हैं कठोर है ना, तो ये बता सकते हैं कि जीएसटी या फिर राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसेस चलाई जाती है और नाम परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल सिंपल है ना। तो इसके माध्यम से आप देख रहे हैं, देखिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए आपको अनुच्छेद 368 को पढ़ना पड़ेगा। मतलब भारत के संविधान में अगर कोई भी संशोधन हो रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा होगा। तो दोस्तों आज हमने 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा है और ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली आने वाली क्लास में और महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। तो दोस्तों तब तक बने रहिए। धन्यवाद।